आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो यूजीसी नेट ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही मेजर पोर्शन आता है सिलेबस का, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल थॉट। ओके, तो आज एक मैं बहुत ही समराइज्ड वे में एक ओवरव्यू आपको देने वाली हूँ अबाउट ज्योग्राफिक थॉट। हम कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द रेफरेंसेस, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू स्टडी द सेम। एंड ऑफ कोर्स आपने ये सब चीज़ें आपके मास्टर्स के दौरान भी पढ़ी होंगी, बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी जिसमें हम किस तरीके से बैचेस के अंदर पढ़ेंगे, या फिर ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफिक थॉट, इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम बहुत ही अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिकली उनको अप्लाई कर पाएँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ थॉट में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। जो एक सोर्स है जो मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूँगी, शायद आप सभी ने पढ़ा भी होगा, इज़ कि माजिद हुसैन की जो किताब है ज्योग्राफिक थॉट वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बुक के अंदर बहुत ही डिटेल में ग्रीक, रोमन्स, अरब, चाइनीज सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं। सभी वेरेनियस, कांत, हमबोल्ट, आपका रिटर, हार्टशॉन, इन सब की जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो दिए हैं। डार्विनियन थ्योरी का क्या इम्पैक्ट रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे, अर्बन ज्योग्राफी पे, तो सभी तरीके के ज्योग्राफिकल थॉट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। फिर जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन वहाँ रहा है, राइट। डुअलिज्म और डाइकोटॉमी की जब हम बात करते हैं, फिजिकल, ह्यूमन, रीजनल, सिस्टमैटिक, ये कैसे इवॉल्व हुआ, पैराडाइम शिफ्ट कौन कौन से आए ज्योग्राफी के अंदर अगर हम देखें, और एट लास्ट जो नए पर्सपेक्टिव्स निकले हैं ज्योग्राफी में, दैट इज भी पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, आइडलिज्म, ये जो मॉडर्न थीम्स है ज्योग्राफिकल थॉट की, राइट। एंड साथ ही में फेमिनिस्ट जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस बुक में कवर होते हैं। सो यू कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस, ठीक है। ओनली वन सोर्स इज मोर देन इनफ, एज वेल एज योर मास्टर्स नोट्स जो आपने अपनी मास्टर्स के दौरान पढ़े हैं। इसके अलावा इस यूनिट में आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर एनीथिंग एल्स। तो आज जो है मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दूंगी, एज इन की एक कंपाइलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड देयर थॉट्स एंड देयर थिंकिंग, ठीक है। ये एक फुल फ्लेजेड सेशन नहीं, एक समराइज्ड, एक ओवरव्यू सेशन है। आई होप यूल एंजॉय इट। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपाइल होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, देखो बहुत ही बेसिक से वी विल गेट स्टार्टेड। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमैनिटीज़, हम ये बोलते हैं इट इज़ नॉट एवरीबडीज अलाइक। मीन्स बात यह है कि ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इधर उधर की बातें, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स, यू नो, दे ट्राई टू फाइंड एंड रीच टू सम कंक्लूजन। हम किसी ना किसी एक बोल सकते हैं कंक्लूजन पे, क्रक्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तरह से ऐसा नहीं है साइंस की तरह कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, राइट, आपने कुछ इनपुट डाला, प्रोसेस किया, और उससे आपको एक डिफाइंड आउटपुट या एक डिफाइंड रिजल्ट मिला जिसको आप पढ़ते हैं आगे जाके कि कैसे ये सब्जेक्ट भी इवॉल्व हुआ। तो एक तरह से आपको यही इस चीज़ में सीखना है कि कहाँ पर हम किस तरीके से अलग अलग थॉट्स, अलग अलग बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन से हम एक कंक्लूजन की तरफ पहुँचते हैं इन ह्यूमैनिटीज़। अब अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, विच इज़ ज्योग्राफिकल थॉट, तो ज्योग्राफिकल थॉट आखिर है क्या? अगर मैं आपको यूनिट का ही थोड़ा ओवरव्यू दूं, तो सिंपल सी बात है कि ये जो यूनिट है ये हमारी बात करती है अबाउट इवोल्यूशन ऑफ थॉट, मतलब आपका सोचना, आपका समझना, ज्योग्राफी, भूगोल को इस तरीके से देखना, वो भी कैसे इवॉल्व हुआ, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट ही कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने सारे इवोल्यूशन हुए, किस तरीके से ये सब्जेक्ट आगे बढ़ा, वो हम समझेंगे। बट सवाल ये आता है कि वाई डू यू रिक्वायर थॉट इन ज्योग्राफी? आखिर थॉट चाहिए ही क्यों हमें ज्योग्राफी के अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि सिंस यू हैव स्टडीड इट ऑल, तो आप बताइए कि वाई डू यू रिक्वायर, आपको थॉट की क्या जरूरत है? द आंसर इज टू गिव इट एज अ बेस्ट शेप, एज अ डिसिप्लिन। इसको एक सही तरीके से
एक सब्जेक्ट में के रूप में पढ़ना, उसको एक बेस्ट शेप देना, क्योंकि सब्जेक्ट है, हमें दिखाई दे रहा है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, इसके बारे में बातें भी हैं, बट उसको एक सही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, एक सही शेप देना एज अ डिसिप्लिन, ये हमारा एक सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है टू स्टडी, टू रीड एंड अंडरस्टैंड जोग्राफिकल थॉट। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो ये लिमिटेड रहता है हमारा कहाँ तक, फिजिकल ज्योग्राफी तक इनिशियली अगर हम बात करें, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, आपका क्लाइमेटोलॉजी आ गया, राइट, आपका ओशियनोग्राफी आ गया, और यहाँ तक शायद हमारी पूरी ज्योग्राफी एक बार के लिए अगर हम ह्यूमन वाले वर्ल्ड को कवर ना करें तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन इतना ही है, इसके अलावा हमें नहीं पढ़ना होता। बट हम जानते हैं कि जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया, जब चीज़ें हम डिफाइन करने लगे, मेजर करने लगे, राइट, तो इकोनॉमिक थ्योरीज आने लगी। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आल्सो, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इस बेसिस पे एक इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी करके डिसिप्लिन डेवलप होने लगा, राइट। जब एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी आया लेट इन 1850s, तो यहाँ से इमर्ज हुआ बिहेवियरल ज्योग्राफी, कैसे कोई भी ह्यूमंस किस तरह बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी, गॉट इट। एंड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ विद द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है, लेट वी कैन से 1750s 1800s में ब्रिटिशर्स वो बिकमिंग पावरफुल, फ्रेंच ब्रिटिशर्स, राइट, इंग्लिश और वी कैन से जर्मन्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये आपके इमर्ज हो रहे थे एज अ नेशन, एज अ कंट्री। सो इट बिकेम वेरी फेमस विद द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म, क्योंकि उस समय पर क्या हो रहा था, कॉलोनियलिज्म में आपके जो भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो छोटी छोटी कॉलोनीज को क्या करने लगी थी, कैप्चर करने लगी थी, ठीक है। एंड उन्हें चाहिए था, दे वांटेड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन, उन्हें चाहिए कि इस कॉलोनी का मुझे एग्जैक्ट मैपिंग चाहिए, मुझे एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, यू अंडरस्टैंड, मुझे एग्जैक्ट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए वहाँ की, एंड वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, वहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर है, क्योंकि किसी भी एरिया को कैप्चर करने से पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत आसान कर सकते हैं। And they started creating, the Englishers, the French, they started creating the scholars of geography इसी एजेंडा के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी अगर हम बात करें उस टाइम के, आप सभी ने पढ़ा होगा उनके बारे में, बिगेस्ट ज्योग्राफर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, इट वाज रेड्जिल, राइट, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्गेनिक स्टेट का, ऑर्गेनिक स्टेट का, स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म का। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ हिटलर ऑल्सो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें रेड्जिल के बारे में, वैसे तो हम कवर करेंगे ही, बट आप इसे पढ़ सकते हैं, फ्रेडरिक रेड्जिल, 159 पेज नंबर ऑफ जोग्राफिकल थॉट। सो ये एक तरह से हम इवोल्यूशन देख रहे हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का, कि पहले जब तक हमें फिजिकल लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं तब तक ये लिमिटेड रहता है हमारा सब्जेक्ट, बट विद द कमिंग अप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आया, साइकोलॉजी के आने से बिहेवियरल ज्योग्राफी आया, जब कॉलोनाइजेशन होने लगा तो हम यहाँ पर कॉलोनीज को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनिकली समझने लगे। इसी में एक और डिसिप्लिन निकल के आया, एग्रीकल्चर, बिकॉज प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जब पॉपुलेशन को समझे हम तो हमारे पास मार्क्सियन के थॉट्स आए लेट 1850s में, और उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ एज अ सब पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा इवोल्यूशन होता है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का। नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्जिल, ठीक है, रेड्जिल ने क्या किया कि स्टेट क्या है, स्टेट एज एन पॉलिटिकल साइंस में जब हम स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज associated with a nation, we can say a territory having defined population, having an organized government, having sovereignty, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हमारे फ्रेडरिक रिड्जल का। अब ये इसमें क्या कहना चाहते थे,
इन्होंने स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म थ्योरी के अंदर ये बोला कि अगर किसी भी स्टेट को ग्रो करना है, ठीक है, कोई भी एक स्टेट है उसे अगर ग्रो करना है, फैलाना है खुद को, और उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं. If a state has to grow and resources, संसाधन, natural resources, if it is limited, ठीक है, स्टेट ग्रो कर रहा है मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है, पर डिमांड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. सो व्हाट दे हैव टू डू, if the state has to grow, it should capture the surrounding smaller state. एक बड़े स्टेट को ग्रो अगर करना है तो उसको अपने आसपास वाले छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे नेशंस को कैप्चर करना शुरू करना होगा. ठीक है, एक्सपेंशन. और जैसा कि मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ द ग्रेट, नॉट सो ग्रेट हिटलर, एंड यही था रीजन फॉर द वर्ल्ड वॉर 2. सो ये एक चीज है जो स्टेट इन एज एन ऑर्गेनिज्म थ्योरी जो रेड्जल ने दी, एंड ही वाज इवन इंस्पायर्ड फ्रॉम अवर चाणक्य, द विष्णुगुप्त. वो कहते हैं चाणक्य कि तुम्हारा जो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर कौन है? पाकिस्तान. इंडिया का इमीडिएट नेबर कौन है? नेपाल. तो चाणक्य की थ्योरी ये है कि योर इमीडिएट नेबर इज गोइंग टू बी योर एनिमी. आपका सबसे क्लोज जो नेबर होगा, पड़ोसी होगा, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा. आपको ग्रो करना है, राइट, तो यू विल लुक अप टू कैप्चरिंग योर नेबरिंग रीजन. तो इंडिया और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं बन सकते, इंडिया और चाइना कभी दोस्त नहीं बन सकते. इसीलिए इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं. बट अगर कल को इंडिया पाकिस्तान को कैप्चर कर ले तो इंडिया और अफगानिस्तान भी दुश्मन हो जाएंगे. गॉट इट? इंडिया और ईरान फ्रेंड्स रहेंगे. सो स्टेट को अगर ग्रो करना है तो स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म की जो थ्योरी है वो हमारे रेड्जल ने दी थी. ये एक बात आती है. फिर इसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये बिहेवियरल ज्योग्राफी करके भी एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा. ये किस काम आता है? बिहेवियर क्यों समझना है हमें लोगों का? बिकॉज आज के टाइम पे बिहेवियरल ज्योग्राफी यूज होती है इलेक्शंस के अंदर. आपको अगर किसी भी रीजन की नीड्स समझनी है, वहाँ के लोगों की नीड्स समझनी है, वहाँ के लोगों का रहना, खाना पीना, अर्बनाइजेशन, रूरल का जो सेटलमेंट का पैटर्न समझना है, तभी आप वहाँ के लोगों का वोटिंग पैटर्न समझ पाएंगे, साइकोलॉजी समझ पाएंगे. वो आपको हेल्प करती है इलेक्शंस के अंदर. फिर बात करें मार्क्सियन की पॉपुलेशन ज्योग्राफी की. मार्क्सियन की एक ही थ्योरी है जो हम कहीं ना कहीं सब सब्जेक्ट्स में पढ़ते ही हैं. ठीक है, दे वर द स्कॉलर्स ऑफ सो मेनी डिसिप्लिन्स. कांत हो गया, मार्क्स हो गया. सो ये देते हैं थ्योरी ऑफ वर्किंग क्लास, ओनर क्लास. इनका सिंपल सा ये कहना है कि जो वर्किंग क्लास है, जिन्हें आप प्रोलेटरिएट कहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कैपिटलिस्ट के अंडर काम करेंगे. एंड द कैपिटलिस्ट क्लास वो क्या करती हैं? क्योंकि वर्किंग क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो दे विल डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेबर, मतलब मोर एंड मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे विल प्रोड्यूस. और जो कैपिटलिस्ट क्लास, जो बुर्जुआसी है, वो क्या करेंगे? बहुत कम बच्चे पैदा करेंगे ताकि जो इनके पास रिसोर्सेज हैं वो उनके बच्चे कंट्रोल कर पाए. यहां से ही आया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन ज्योग्राफी. जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी आया तो बायोज्योग्राफी भी एक तरह से सब्जेक्ट इमर्ज हुआ. तो आप, आई होप आप ये ओवरव्यू समझ पा रहे हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट की ज़रूरत पड़ी. हमें थॉट की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें सब्जेक्ट को वी हैव टू गिव इट एज अ बेस्ट शेप एज अ डिसिप्लिन. इसलिए आज ज्योग्राफी के क्या है? ज्योग्राफी इज बेसिकली, ज्योग्राफी है क्या? It is basically synthesis of so many subjects. सिंथेसिस का मतलब समझे, निचोड़ है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का. इट इज सो मच एनरिच्ड इन सेवरल डिसिप्लिन्स, और उन सभी का अमलगमेशन हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं.
तो अब अगर हम बात करें कि ओरिजिनल ज्योग्राफी आई कहाँ से, तो जब ओरिजिनल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर्स, ये सब हम डिटेल में तो पढ़ते ही हैं, बट फॉर दिस क्लास आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि आखिर ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ज्योग्राफी की शुरुआत, ओरिजिनल ज्योग्राफी कहाँ से आई, कहाँ से आई? ग्रीक्स के थ्रू। ग्रीक्स जो कि पायनियर है सो मेनी सब्जेक्ट्स, पायनियर ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, काफी पढ़े लिखे लोग ये रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं अपने समय के, राइट। और यहीं से आते हैं हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है होमर, राइट। जब आप ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं कि तो बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के पायनियर्स रहे हैं, इनका जो पीरियड है उसको गोल्डन एज ऑफ ग्रीस कहा जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, मैथमेटिशियन, अलग अलग इन्होंने सिविलाइजेशंस या फिर लोगों से, अलग अलग रीजन से इन्होंने कॉन्सेप्ट्स को बोरो किया, उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा, और आज हमें कुछ ऐसी डिफाइंड थ्योरीज दी हैं जिसके बेसिस पे ये पूरा सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अ वेरी वेल नोन ग्रीक जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट ग्रीक पोएट थे, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जिनका नाम है होमर। होमर ने हमें एक पब्लिकेशन दिया, एक इनका काम दिया, जिसका नाम था इलियाद एंड द ओडिसी, द इलियाद एंड ओडिसी, राइट। एक तरह से पोम्स का ही पब्लिकेशन है। इसमें डिस्क्राइब करते हैं ट्रोजन वार के एपिसोड्स, और इसके थ्रू ये हमें पूरी दुनिया की हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उस समय का इतिहास हमें बताते हैं, ज्योग्राफी को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो इट इज़ इक्वलेंट टू रामायणा टू स्टडी इंडियन ज्योग्राफी। सिमिलरली इलियाद एंड उदीसी ट्रोजन वॉर्स के बारे में बताते हैं, और वो आपकी पूरी दुनिया के हिस्टोरिकल ज्योग्राफी बनाने में, समझाने में काफ़ी मदद करते हैं। होमर को ये लगता था, अगर हम होमर की थ्योरी के हिसाब से देखें, तो होमर बिलीव्ड द अर्थ टू बी अ प्लेस ऑफ सर्कुलर फॉर्म, मतलब होमर जहाँ से देख पाते थे। अब देखो ग्रीक्स कहाँ थे, अगर हम बात करें तो लोकेशन जो है ग्रीस की वो कहाँ है, आप अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप जानते हैं, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो जाता है, ये आपका ऐसे जूते वाली शेप का इटली है, यहीं पे आपका ग्रीस देख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो रीजन है अगर आप देखेंगे, ये रीजन है सिचुएटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एजियन सी, है ना, यहाँ एजियन सी आपको दिखाई देगा। और ये रीजन ना बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी, ठीक है। एक हिली, एक अनड्यूलेटिंग कंट्री है ये, बहुत सारी पीक्स जो हैं वो बर्फ से घिर जाती हैं विंटर के अंदर, बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो कोस्टल प्लेन्स में हमें दिखाई देती हैं, बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जो कि लैंड को, और जो कि कोस्ट लाइन जो है उनकी हाईली इंडेंटेड है, मतलब रफ कोस्ट लाइन है इंडिया की तरह इनकी, राइट। और उसकी वजह से, उस रफ कोस्ट लाइन की वजह से, जैसे इंडिया की रफ कोस्ट लाइन की वजह से क्या फ़ायदे हैं, हमारे यहाँ पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं। सिमिलरली उस समय पर भी जो इनकी इंडेंटेड बोल सकते हैं कोस्ट लाइन है, इट हैज़ हेल्प देम टू डेवलप पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो उस तरह की इनकी जो फिजिकल सेटिंग है वो इतनी बोल सकते हैं फेवरेबल रही है कि दे वर एबल टू मेक एडवांसमेंट इन जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है। तो उसी दौरान अगर हम देखते हैं तो 5th और 3rd सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जो ग्रीक कॉलोनीज है ना वो अलग अलग, मेडिटेरेनियन सी जो यहाँ पर पड़ता है उसके अंदर अलग अलग कॉलोनीज को ये कैप्चर करने लगे। मिलिटस आते हैं इनके बाद, उनको जोग्राफिकल इंक्वायरी बढ़ी, ठीक है। लीबिया तक ये लोग पहुंचे, एलेक्जेंडर ईस्ट की तरफ जो पहुंचता है, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। एलेक्जेंड्रिया जो है,
ठीक है, एक उन्होंने इम्पेटस दिया ग्रीक स्कॉलर्स को टू नो मोर अबाउट द फिनोमिनन ऑफ नेचर, प्लेसेस एंड पीपल। तो यहाँ पर धीरे धीरे अगर हम बात करें तो होमर जो थे वो वेरी वेल नोन ग्रीक थे, फादर ऑफ ज्योग्राफी इन्हें ही माना जाता है। होमर का ये मानना था कि अर्थ क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है। और ये सिंपल सा कहते थे क्योंकि ग्रीस जहाँ लोकेटेड है उसके नीचे मेडिटेरेनियन सी था, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्लोरेशन तो किया नहीं था। तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये सर्कुलर है, पूरा ये जो अर्थ है ये किससे घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। स्काई जो है ऊपर की तरफ है, सीधी सी बात है। इनको ऐसा लगता था कि जो सन है वो राइज हो रहा है यहाँ से, मतलब अगर ये बैठ के देखते थे तो सीधी सी बात है, ही बिलीव्ड कि सन राइजेस फ्रेश एवरी मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ इन द मेडिटेरेनियन सी एंड देन इट अगेन सेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी। दिस वाज द आइडिया ऑफ ज्योग्राफी टू होमर, ये होमर को लगता था, क्योंकि जो उनके एक्सेस में था, जो वो ऑब्जर्व कर पाते थे अपने ग्रीस में बैठ के, वो उनकी तरफ से यही लिमिटेड था। तो ही गेव अ सिंपल आइडिया क्या, कि सनराइजेस फ्रेश एवरी मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ इन मेडिटेरेनियन सी, और फिर वो फिर से सेट हो जाता है भूमध्य सागर में ही। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो होमर का बोल सकते हैं आइडिया था, वाज इट डिस्क्रिप्टिव और वाज इट एनालिटिकल? डिस्क्रिप्टिव मीन्स सिंपल सी थ्योरीज देना, ठीक है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में। एनालिटिकल मीन्स इट इन्वॉल्व सम और द अदर काइंड ऑफ explanation, we can say experiment, examination. तो yes, it was specifically descriptive, ठीक है। अब होमर के बाद आते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस, द सेकंड ग्रीक स्कॉलर। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू नाउ, ओके। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे सारी चीजों को। जस्ट लेट मी सी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स थेल्स ऑफ मिलेटस। आप इन्हें देख पाएंगे पेज नंबर 13 पर, अगर आप बुक से फॉलो कर रहे हैं। He lived in 7th century BC, okay, and he is the person जिन्होंने क्या डेवलप किया था। अगर आप थोड़ा भी इन्हें पढ़ चुके हैं तो यू विल नो ही इन्वेंटेड ज्योमेट्री। डन। इन्होंने क्या इन्वेंट किया, जस्ट अ सेकेंड, ही इन्वेंटेड ज्योमेट्री। ही इज द फर्स्ट पर्सन वी कैन से, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो ये जिस जगह रहते थे, है ना, द एजेंसी नियर द माउंट ऑफ वी कैन से, टर्की के पास एक जगह है जिसका नाम है आयोनिया, गॉट इट। तो ये एजियन सी के ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड था, नियर द माउथ ऑफ मिएंडर रिवर। तो मिलेटस एक जगह है, ठीक है। थेल्स ये रेजिडेंट थे मिलेटस के, और मिलेटस जो है इन आयनिया प्रेजेंट डे आज टर्की के अंदर लोकेटेड है। तो ही समवन, थेल्स, हु गेव अस व्हाट, ज्योमेट्री, 7th सेंचुरी बीसी में थे। पहला वर्ल्ड मैप, फर्स्ट वर्ल्ड मैप ड्रॉन टू द स्केल, ड्रॉन टू द स्केल प्रॉपरली वाज गिवन बाय थेल्स ऑफ मिलेटस। ऐसा क्यों, क्यों? ग्रीक्स का जो ट्रेडिशन है ना टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, इट ऑल स्टार्टेड विद कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, मैप मेकिंग, ठीक है। अगर हम बात करें तो ही इज द वन ज्योमेट्री के अंदर जिन्होंने बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो इक्वल साइड्स होती हैं। ये एक्चुअली में ना मर्चेंट थे, ही वाज अ व्यापारी। ही यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ही एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कैसे इक्लिप्सेस बने हैं, ये भी इनका ही प्रेडिक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रपोजिशंस हैं, ये इन्हीं को क्रेडिट की जाती है, गॉट इट। तो इन्होंने काफी ज्यादा मदद करी ज्योग्राफी को समझने के लिए। अब इन्हीं के डिसाइपल थे जिनका नाम था एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। इनके शिष्य
थेल्स ऑफ मिलेटस के। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, राइट। इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड मैप का भी। आई थिंक मैंने आपको थेल्स में बता दिया, बट फर्स्ट वर्ल्ड मैप का क्राइटेरिया, क्रेडिट फॉर मेकिंग ड्रॉन टू द स्केल, वो एनेक्सीमेंडर को जाता है। इन्हीं के फेमस डिसाइपल, एनेक्सीमेंडर के डिसाइपल रहे हैं पाइथागोरस। आप बचपन से पढ़ते आए हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो इन्हीं के नाम पे पढ़िए, इन्होंने ही दी है, ठीक है। इनका सिंपल सा था कि इनको कॉस्मोलॉजी का फादर माना जाता है। ही इज द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी। एनेक्सीमेंडर ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे जो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स क्या है हमारे अर्थ के, अगर हम बात करें फिजिक्स के, तो इनके हिसाब से 4 एलिमेंट्स एयर, अर्थ, वाटर और फायर थे। तो ही एक्सप्लेन्ड हाउ दीज आर फॉर्म्ड एंड हाउ अर्थ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड थ्रू देयर इंटरैक्शन, है ना, कि इनके इंटरैक्शन से कैसे हमारी अर्थ की लैंडफॉर्म्स बनी है। उन्होंने थंडर और लाइटनिंग, जो आप बारिश के समय पर थंडर लाइटनिंग समझते हो, ही एट्रीब्यूटेड थंडर एंड लाइटनिंग टू द इंटरवेंशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि किसी ना किसी, कुछ ना किसी एलिमेंट के इंटरैक्शन से थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइन इसके पीछे रीजन है, कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। उनके हिसाब से थंडर हो रहा है जब क्लाउड्स एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, ये एनेक्सीमेंडर बता रहे हैं। इन्होंने एक बेबीलोनियन, बेबीलोनिया आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बेबीलोन एक सिटी है, तो उन्होंने बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट को भी बोल सकते हैं एक तरह से दिया था पूरी दुनिया को। एंड सिंपल सी बात है कि उनका अपना वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें, क्योंकि एलेक्जेंडर्स इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव हिज ओन वर्ल्ड मैप, है ना। और उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड मैप दिया, इनको ऐसा लगता था ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ में, क्योंकि ये ग्रीस से थे, इन्हें सिर्फ ऊपर यूरोप दिखता था, तो ये पूरा यूरोप है, ये इटली, राइट, ये पूरा यूरोप है। लीबिया तक क्योंकि ये जा चुके थे ग्रीक्स, तो इन्हें लगता था नीचे सिर्फ लीबिया है, ठीक है। यहाँ से एक नाइल नदी आती है और इस तरफ से ऐसे एक कॉन्टिनेंट एशिया है, एशिया, यूरोप, लीबिया। तो फॉर देम द वर्ल्ड वाज सिंपली लिमिटेड टू दीज 3 कॉन्टिनेंट्स। इन्हें ऐसा लगता था ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अर्थ किससे घिरा हुआ है, आपके ओशन से। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मैप दैट वाज गिवन बाय एनेक्सीमेंडर, गॉट इट। सुमेरियंस ने इनसे पहले पिक्टोरियल मैप बनाया था, बट यहाँ पर भी क्योंकि एनेक्सीमेंडर थे, इन्होंने यूरोप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना, सर्कुलर था, इन्हें ऐसा लगता था कि जो मैप है इट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन रिवर। तो ये थे आपके थेल्स और एनेक्सीमेंडर, ठीक है। तो हमने शुरुआत करी होम से, देखो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू समझना है। फिर थेल्स आए मिलेटस के, मिलेटस एक रीजन है। फिर आए एनेक्सीमेंडर, ठीक है, जो जिन्होंने अपन को वर्ल्ड मैप दिया। फिर आते हैं फोर्थ ग्रीक कंट्रीब्यूटर, जिनका नाम है हेकेटस। ये भी मिलेटस के ही रहने वाले थे, ठीक है। बात करें तो इन्हें माना जाता है फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, गॉट इट। इन्होंने, ही इज द वन हु ऑथर्ड फर्स्ट, वी कैन से, systematic description. He authored first systematic description of the world. पूरी दुनिया का इन्होंने पहली बार, इनके लिए वर्ल्ड क्या है, आई होप अभी समझ पा रहे हैं, ये जो इन्होंने मैप दिया यही वर्ल्ड है अभी इनका। He authored first systematic description of the known world, ठीक है। known world उस समय का जो भी known हिस्सा था, जिसको आप कहते हो जेस पीरियडोस। जेस पीरियडोस का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है।
फर्स्ट सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है और इसीलिए इनको फादर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ज्योग्राफी, कहीं कहीं पे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। ये हमें डिटेल्ड अकाउंट देते हैं मेडिटेरियन सी का, आइलैंड्स का, स्ट्रेट्स का, और एक जनरल आउटलाइन देते हैं ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट इनका ना अनफॉर्चुनेटली इनका बहुत सारा काम अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने बात करी कॉन्टिनेंट्स की, सॉइल की, विंड्स की, ईस्टर्न पार्ट्स की, तो काफी बात करी पर एग्जिस्टेंस में नहीं निकला। ट्रैवल काफी करते थे ये, ही ट्रैवल द देन नोन वर्ल्ड एक्सटेंसिवली, है ना। हेरोडोटस जो जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनके हिसाब से हेकेटस जो थे उन्होंने इजिप्ट को भी विजिट किया था। बट दूसरी कंट्रीज के रिगार्डिंग कुछ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है हमारे पास कि इन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया है। स्पेन, अर्मेनिया या कोस्टल जो आइलैंड्स हैं, इन्होंने इटली, सिसिली के बारे में कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स कि ये वहाँ नहीं गए। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है थोड़ी सी लिमिटेड है, बट ऑफ कोर्स ही इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव अस व्हाट, दी डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। ये जहाँ जहाँ गए तो इन्होंने वर्ल्ड मैप भी एक अच्छा सा दिया, और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड होते हुए दिखाई देते हैं। सिंथिया वाला रीजन हो गया, कुछ कुछ रीजन्स यूरोप के ही, बट कुछ यूरोपियन, लीबियन और एशियन रीजन्स ही, कुछ रिवर्स वगैरह ही हमारी डिस्कवर होती है, इसके बियॉन्ड हैकेटस नहीं जाते। फिर हैकेटस के बाद आते हैं हेरोडोटस, फिफ्थ गाय, हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। He was a strong supporter of the idea that all history must be treated geographically, and all geography must be treated historically. बहुत important line है. We can use it so many where, like if we must have used it. His work is an excellent example of historical geography. ये अगर हम बात करें तो actually he placed so many historical events in geographical setting. इन्होंने बहुत सारे जोग्राफी हिस्टोरिकल इवेंट को जोग्राफिकल सेटिंग में रखा, है ना। लाइक जो नाइल का फ्लो है उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो जब ये अर्थ के सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं, जब भी अर्थ के सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये वहाँ की ट्राइब्स और वहाँ की ट्राइब्स की लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, उसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, है ना। एंड वर्ल्ड वॉज बिकमिंग स्मॉलर एज वॉज ऑफ हिज व्यू एज ही ट्रैवल्ड। ठीक है, इनके बारे में भी कई बातें, बट इट इज़ नॉट दैट वी कैन से डेप्थ में आपको इतना पढ़ना नहीं है इनके बारे में। बट इज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, that all history must be treated geographically. बहुत अच्छे से इसको समझते हैं हम। all history must be treated geographically, and all geography must be treated historically. What does it mean? If examples are needed, what are the examples that we can give here? So this is a statement first of all given by Herodotus. ठीक है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली। आप ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली, इसका क्या मतलब है कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक हिस्टोरिकल इवेंट ले लेते हैं हम। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, या फिर हिमालयाज जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है इंडिया को सॉरी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना, वो जोग्राफिकल फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे? जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, क्लाइमेट है, ठीक है, डेजर्ट हो गया, वहाँ की लोकेशन हो गई। तो जोग्राफी हमेशा ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों एक इवेंट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही हुआ है,
क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अलोंग ही फ्लरिश हुई? बिकॉज वहां पे फर्टाइल सॉइल था और वाटर था जिसने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, राइट, सो हिमालयस प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ। ऊपर से कोई आ नहीं सका, और इसी ने इंडिया के क्लाइमेट और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, राइट। बहुत सारी ऐसे पैटर्न्स है हिस्ट्री में, जैसे आप महाजनपद मगध वाला रीजन ले लो, राइट, पाटलिपुत्र वाला रीजन ले लो। बहुत सारी लड़ाइयाँ फर्टाइल लैंड, रिवर्स, ट्रेड रूट्स की वजह से हुई, क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से ये जगह क्या बनी है, वैल्यूएबल बनी है। दैट मीन्स ज्योग्राफी शेप्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ही इतिहास बनता है। एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, मीन्स जो प्रेजेंट ज्योग्राफिकल फीचर और लैंडस्केप्स है वही रिजल्ट है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस और इवेंट्स का, जिसको होने में लाखों हजारों साल लग गए। मतलब अगर आपको आज की ज्योग्राफी समझनी है किसी भी जगह की, तो वी मस्ट नो इट्स हिस्ट्री। क्या मतलब है इसका? जैसे कि हिमालय जो एग्जिस्ट करते हैं आज, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करी थी मिलियन ऑफ इयर्स अगो, है कि नहीं? जितने भी मॉडर्न सिटीज आप देखते हो, दिल्ली और मुंबई, ये उनकी आज की लोकेशन पे क्यों? क्यों दिल्ली यहीं पर है, क्यों मुंबई यहीं पर है, क्यों चेन्नई यहीं पर है, क्यों बेंगलुरु यहीं पर है? सो ये कैसे इनकी प्रेजेंट लोकेशन बनी? क्योंकि इसके पीछे इन कुछ डिसीजंस रहे, कुछ डेवलपमेंट्स रहे, कुछ हिस्टोरिकल ट्रेड रहा। तो व्हाट इज इट? ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली का क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को, एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली, मतलब हिस्टोरिकल प्रोसेसेस क्रिएट एंड चेंज ज्योग्राफिकल फीचर, राइट। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल व्यू क्या है कि वो इंडस रिवर के अराउंड ही डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन फीचर्स फेवरेबल थी। और हिस्टोरिकल व्यू क्या है? आर्कोलॉजिस्ट आज वहां की सिटीज के रिमेन्स को स्टडी करते हैं, टू स्टडी कि वहां के लोग कैसे रहा करते थे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। तो ज्योग्राफी क्या एक्सप्लेन कर रही है? राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्ट्री क्या एक्सप्लेन कर रही है? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ज्योग्राफिकल रीजन। ये हेरोडोटस का कहना था। आप इसमें हिमालयाज, इंडस वैली इनको यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हेरोडोटस के बाद सिक्स्थ गाय, एंड हिज नेम इज Alexander the Great. Got it. One of the biggest geographers of his time, who जहाँ पे भी गए, wherever he went, he studied the regions of the subject. ठीक है, जहाँ पर भी wherever he traveled, वहाँ के regions को इन्होंने study किया। Done. उन्होंने इसे books में लिखा, and made people give the idea about geography, ताकि वो उस region को जीत पाए, to win and conquer. तो जब ये मरे थे ना, तो ही लेफ्ट अ ह्यूज आइडिया फॉर द वर्ल्ड। इनसे पहले दुनिया बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। इट वाज लिमिटेड टू यूरोप, इट वाज लिमिटेड टू ग्रीस एंड लीबिया। पहले बस यही था कि यूरोप नॉर्थ कॉन्टिनेंट है, ग्रीस सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, लीबिया सदर्न कॉन्टिनेंट है। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशंस करके, ही मार्च टूवर्ड्स ईस्ट ऑल्सो, ये ईस्ट की तरफ भी बढ़े। कि बहुत ही वेल ट्रेन डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, और ये हमेशा से यही क्यूरियस रहते थे दैट व्हाट लाइज इन रियलिटी इन द फॉर रिमोट एरियाज बियॉन्ड द पर्शियन एम्पायर। ठीक है, तो बहुत सारे इनके जो रूलिंग ईयर्स रहे हैं वो मिलिट्री कैंपेन में नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ले लो चाहे, ठीक है, या फिर आपके इंडिया में ले लो, एशिया की तरफ ले लो। तो पूरा इनका जो एम्पायर था वो ग्रीस से लेकर इजिप्ट, आपका पूरा सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान तक था। इनका इस तरीके से इन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेडिशन किया।
तो इनके एक्सपीडिशन से पहले ग्रीक्स का नॉलेज एशिया को लेके, स्पेशली सेंट्रल एशिया और इंडिया को लेके बहुत ही अनक्लियर था, बहुत ही इम्परफेक्ट था. बट आफ्टर हिम ही गेव अ गुड आइडिया, बेटर आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक. इनके बाद आते हैं एरिस्टोस्थेनेस, सेवेंथ का है. हम अभी ग्रीक्स को ही ओवरव्यू दे रहे हैं, एक ओवरव्यू ग्रीक्स का ही पढ़ रहे हैं, विच इज इम्पॉर्टेंट. सो अभी तक के लिए तो ठीक है. तो एरिस्टोस्थेनेस, आप अगर आईसीएससी की किताबें पढ़ते हैं तो 9th क्लास में इन्हें बताया जाता है कि ही इज द फर्स्ट वन टू स्टडी द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ. सीधी सी बात है, राइट. He was a Greek mathematician, geographer, astronomer, poet, music theorist. इन्होंने ही जो आज हमारी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स हैं, यू अंडरस्टैंड, द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्जिट्यूड्स, यही एरिस्टोस्थेनेस हैं जिन्होंने हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया है. He has played a very important role, of course. He is the first one, latitudes, to study the circumference of the earth. पहले साइंटिफिक जोग्राफर हैं जिन्होंने प्रिसीजन से इक्वेटर की क्या निकाली, लेंथ निकाली. उसकी वजह से ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर पाए और एक्यूरेट मैपिंग यहाँ पर ये कर पाए. तो एक तरह से अगर हम बात करें, ही इवन गेव द वर्ल्ड सरकमफरेंस. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है. सरकमफरेंस 2 जगह इन्होंने लिया, दैट इज सीन एंड एलेक्जेंड्रिया, और सनरेज को इन्होंने ऑब्जर्व करके एक तरह से सरकमफरेंस को कैलकुलेट किया, विच इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट येस, यू शुड नो कि ही वॉज द वन हु गेव अस दी, वी कैन से थ्योरी, और सिंपली he was the one, you know, who told us, devise the theory कि circumference कितना है हमारी अर्थ का. He concluded that the whole earth was about 25,000 miles in circumference. ठीक है. अब एक थ्योरेटिकल एरर भी आई इनके मेजरमेंट में, और वो ये थी कि इन्होंने अर्थ को ना एक परफेक्ट स्फीयर की तरह ऑब्जर्व किया इंस्टेड ऑफ एन ऑब्लिट स्फेरॉइड. एक्चुअल में जो हमारी अर्थ की सरकमफेरेंस है वो 224,860 माइल्स है इंस्टेड ऑफ 25,000 माइल्स. बट इस तरह की एरर इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्योंकि उस समय पे जो मेजरमेंट्स लिए गए इक्विपमेंट से वो प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं थे, बट ऑलमोस्ट इट वाज क्लोज. एरिस्टोस्थेनेस का एक और कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट ही ट्राइड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द सन, डिस्टेंस of the sun and the moon from earth. मून और अर्थ के बीच की दूरी, सन और अर्थ के बीच की दूरी, और उन्होंने कंप्यूट भी किया डिस्टेंस को, राइट. तो बट इनके रिजल्ट्स जो थे वो इतने ज़्यादा सही नहीं निकले. ये इनका एक बोल सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पे रहा है, चैलेंजेस रहे हैं. देन वी कम टू दी एरिस्टोस्थेनेस के और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये यही समझते थे कि जो वर्ल्ड है, हमारी पूरी दुनिया है, ठीक है, ये ज़्यादा फैली हुई है वेस्ट टू ईस्ट देन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इनकी कैलकुलेशन भी रही है. रिगार्डिंग एशिया ही रिलाइड ऑन एलेक्जेंडर, हिज रिकॉर्ड कीपर्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को इन्होंने रेफरेंस बनाया था. तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में जो इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, इनकी बुक में भी लिखी हैं. इन्होंने इनकी बुक में एक एक्यूमेने करके भी एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ द इनहेबिटेड अर्थ, जिसमें एक्सेप्ट करते हैं कि यूरोप, एशिया, लीबिया जो है, जो मेजर डिविजन्स हैं यूरोप, एशिया, लीबिया के, मतलब दैट इज़ अफ्रीका, और 5 क्लाइमेटिक जोन इन्होंने बताए, टॉरिड जोन, 2 टेम्परेट, 2 फ्रिजिड जोन. तो इन्हें ये लगता था कि टॉरिड जोन जो है, he thought was 48 degree of whole circumference, मतलब 24 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ was calculated as the location of tropic. और फिर फ्रिजिड जोन जो है वो 24 डिग्री से पोल तक पूरा जा रहा है.
तो इस तरीके की इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिसमैच थी, बट या ही इज एट्रीब्यूटेड टू गिव फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक बात है जो हमें किसके बारे में, इरिस्टोस्थेनस के बारे में जाननी है। इसके बाद जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स आए, जिसमें आपके हिप्पारकस आते हैं, ग्रीक कंट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी एस्ट्रोनॉमर रहे, मैथमेटिशियन रहे। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये सबसे ज्यादा फेमस है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इक्विनॉक्सेस। इन्होंने कैलकुलेट किया द लेंथ ऑफ द ईयर टू विद इन 6.5 मिनट्स। ठीक है, तो एक तरह से बात करें, इन्होंने सबसे ज्यादा तो स्ट्रेस दिया किसके ऊपर, कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, और मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो है इनके इंपॉर्टेंस की सबसे ज्यादा इन्होंने बात करी। एंड साइंटिफिक कार्टोग्राफी में इनका बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। सो ये कुछ बातें हैं इनकी। उन्होंने कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी अप्लाई किए थे टू डिटरमाइन द प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। एंड ये पहले हैं जिन्होंने स्पेसिफाई किया था द यूज ऑफ लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स के आधार पे ही इज द वन हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेटा। क्लाइमेटा मतलब बेल्ट्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ही इज द वन हु सेड कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल, और जो मेरिडियंस हैं ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि ये सभी मेरिडियंस पोल्स पे कन्वर्ज हो रही हैं। ये इनका कहना था, ही इज द गाय हु गेव अस दिस थ्योरी कि एवरी ऑल द मेरिडियंस दे आर सिंपली कन्वर्जिंग एट द पोल्स। और इन्होंने ही बोला कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं ये छोटी होती जाती हैं एज इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड एज दे अप्रोच द पोल्स। यही है जिन्होंने कहा सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 24 आवर्स, 360 मेरिडियंस हैं जो कि हमने बनाई हैं फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ईच आवर द अर्थ टर्न्स थ्रू 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जब हम निकालते भी हैं कि 360 डिग्री अर्थ मूव करता है 24 आवर्स में, इसको हम 60 मतलब मिनट्स में अगर हम देखें तो वी नो 6 6 जा 6 1 जा 6 4 जा मतलब 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कवर्ड अंडर 4 मिनट्स, राइट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री को हम कवर करते हैं, तो ईच आवर अगर हम 60 मिनट्स की बात करें तो द अर्थ टर्न्स थ्रू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है। एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पर इन्वेंट किया था जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस एपरेटस वाज इजियर टू हैंडल एंड मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस वन। और वो यूजफुल भी रहा इन द ओपन सीज वेयर इट कुड बी यूज्ड बाय हैंगिंग ऑन द रिगिंग ऑफ शीप। और इसकी वजह से ये पोल स्टार का जो इनका इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम था एस्ट्रोलेब। इसकी वजह से पोल स्टार की जो बोल सकते हैं एंगल है उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम इवोल्यूशन देख रहे हैं तो अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। एंड द लास्ट वी कैन से इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर वाज आवर पॉजिडोनियस। ठीक है, ही वाज अ पॉलीमेथ। अगर हम बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 कंट्रीब्यूशन रहे हैं। ज्योग्राफी तो वेल नोन है, ठीक है, इन्होंने भी सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट किया। एंड एरिस्टोस्थेनस से ये बोल सकते हैं छोटे फिगर पे उसको लेकर आए थे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ में इनका भी एक तरह से क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा इनका कुछ ऐसा मेजर रोल नहीं रहता है। ही ऑल्सो एस्टिमेटेड द वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप टू द ईस्टर्न एंड्स ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, दैट इज एक्यूमेने। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था दैट इट इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। और दूसरी ये चीज़ इनके बारे में जो है कि ही जो इनकरेक्ट एस्टिमेट था सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ का, इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय दोज हु फॉलोड हिम।
तो ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इन्होंने भी सही से इतना निकाला नहीं था, इट वाज हाईली नॉट सो एक्यूरेट बट ऑलमोस्ट सेम टू एरिस्टोस्थेनेस। तो ये कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रीक्स का। इसके अलावा ग्रीक्स का मैथमेटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। आप इसे रीड कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से चैप्टर ऑफ दिस ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, 34 पेजेस हैं इन टोटल, यू कैन रीड इट, आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू। इसके बाद आते हैं रोमन्स, रोमन्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी। रोमन्स में आपको दो ही लोगों का ध्यान देना है, क्योंकि ग्रीक्स के बाद जो पॉलिटिकल पावर है इट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द रोमन्स, सिंपल सी बात है। तो रोमन आर्मीज ने बहुत सारे एडवांसेस किए डिफरेंट डायरेक्शंस में, जो सेंट्रल यूरोप है, फ्रांस, ब्रिटेन, एशिया हो गया। इनकी आर्मीज काफी डिसिप्लिन थी एंड दे वर एबल टू कॉन्कर डिस्टेंट कंट्रीज आल्सो। तो सबसे पहले जो रोमन कंट्रीब्यूटर आते हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, दैट इज स्ट्राबो। स्ट्राबो is considered as the father of regional geography, father of regional geography, क्योंकि इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज के बेसिस पे कुछ पॉलिटिकल यूनिट्स को बनाया था। एंड ही वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर, इन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस एंड हिस्ट्री is a chronological description. He says this. What does he say? Geography is a chorological science, and history is a chronological description. What do we mean by this? Given by Strabo. So, chorology का मतलब जो होता है, choro means related to a place or a region. Choro का मतलब क्या है? It is related to a place or a region. Logy means to study something, right? क्रोनो का मतलब क्या होता है? क्रोनो मीन्स टाइम। ये सब ग्रीक शब्द हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ग्रीक के रीजन में ही करी थी। ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस, मीन्स ज्योग्राफी स्टडीज प्लेसेस एंड रीजन्स एंड एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मतलब ज्योग्राफी सिंपल सा ये सवाल पूछता है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? वेयर। इट स्टडीज कि कहाँ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, सिटीज हैं, कहाँ लोकेटेड हैं। ये फीचर्स क्यों एक, दे आर नॉट फाउंड इन वन प्लेस एंड नॉट इन अनदर, हाउ डिफरेंट प्लेसेस आर सिमिलर और डिफरेंट। मतलब आप सोचो कि आप थार डेजर्ट को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या पूछती है कि क्यों थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही है, क्यों कहीं और नहीं है, ये ज्योग्राफी पूछती है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे अडेप्ट करते हैं। सो द फोकस इज ऑन द प्लेस इन ज्योग्राफी। और हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है। हिस्ट्री ये स्टडी करता है कि कोई भी इवेंट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस ऑर्डर में अकर हुआ है। मतलब हिस्ट्री पूछ रहा है कब, कहाँ की जगह, कब, व्हेन, क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ, किस वजह से हुआ। जैसे कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो हिस्टोरियन क्या पढ़ेगा? हिस्टोरियन पढ़ेगा 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर हिस्टोरियन पढ़ेगा 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर वो पढ़ेगा 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो फोकस क्या है? टाइम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। दैट वाज गिवन बाय स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का ये कहना था। एंड स्ट्रैबो के बाद आते हैं जो मेजर पॉइंट है स्ट्रैबो के बारे में, वो एक ये पॉइंट है इनके ओवरव्यू के अंदर, बाकी काफ़ी सारी बातें हैं। एंड इनके बाद जो आते हैं दैट इज अवर टोलमे, द लास्ट वी कैन से इम्पॉर्टेंट रोमन contributor that we have to read is Ptolemy.
टॉलमी। ये नेटिव थे इजिप्ट के एंड ही लिव्ड एंड रोट एट एलेक्जेंड्रिया, जो एक जगह थी, ठीक है। ही वाज द वन हु डेवलप्ड साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इनकी राइटिंग से बहुत सारे ज्योग्राफिकर और एक्सप्लोरर्स भी बोल सकते हैं 14-15 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। सिंपल सी अगर हम बात करें तो ही वाज अ फाउंडर ऑफ सेवरल साइंटिफिक ट्रिटाइजेस, ठीक है। मैथमेटिकल, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी सभी में इनका काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो अगर हम ध्यान देना चाहें, दैट इज़ द ज्योग्राफी, जिसको हम गाइड टू ज्योग्राफी भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही एक्सीलेंट इन्होंने मैप प्रोजेक्शन दे रखा है, ठीक है। दिस इज अ बुक विच इज़ अ कैटलॉग ऑफ प्लेसेस, जिसमें लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स दिए हैं। वो हर एक कॉन्टिनेंट, कंट्री, ट्राइब को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनमें दुनिया का मैप भी है और उस मैप में यूरोप है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका है, एशिया भी है, एज वेल एज 26 साइंटिफिक एरियाज भी हैं। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सरकमफरेंस ले लो, प्राइम मेरिडियन ले लो, प्रोजेक्शन का डिज़ाइन ले लो, फीचर्स ऑफ मैप ले लो, तो मैथमेटिकल ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे हैं। जो लैंड ऑफ इंडस है, क्योंकि ये एस को एच कहते थे, इसीलिए सिंधु हिंदू बना एंड दिस रीजन बिकेम हिंदुस्तान वेयर वी आर लिविंग टुडे। तो ये रोमन्स का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ रहा है। एंड द बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योग्राफी वाज गिवन बाय अरब्स। when Arabs, जब Arabs traders बने ना, तो they used to study regions. When they united and became strong, they started capturing the trade routes, जिनके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने जब रोमन एम्पायर को कैप्चर करना शुरू किया, तो ये सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि डिफरेंट रीजन्स कैसे हैं। एंड दे सेंट मिशनरीज, इन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा। उन्होंने ग्रीक्स और रोमन्स के टेक्स्ट को स्टडी किया, उन्होंने अपनी भाषा में उसे कन्वर्ट किया। तो इसी बीच में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे अल मसूदी ने हमें एस्ट्रोनॉमी का बोल सकते डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। मॉनसून जो शब्द है, आज हम मौसम पढ़ते हैं कि वो अरब से आया है, क्यों आया है। अल बरूनी, अल इद्रिसी, इब्न बतूता। प्री मॉडर्न ज्योग्राफी भी हम देखते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट कांत, हमबोल्ट, इनके काम, डार्विन की जो थ्योरी है, यहाँ से हम पूरा कंटिन्यू करेंगे। So for this class, this is it for today. I hope you have enjoyed. Let me know. This was just an overview. It will help you, revise, recall everything about your course, which is important. We'll also solve PYQs along with, the concept that we are studying. So keep studying, keep reading. इस तरीके से आपने अगर ये आज का लेक्चर देखा है, तो मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे आप पहला चैप्टर जो है ग्रीक्स का और दूसरा चैप्टर जो है टिल डार्क एज, मींस पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 61 ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, इसे आप रीड करेंगे। यू कैन हैव योर ओन इनसाइट्स, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। तो आपको एक तरह से एक क्रोनोलॉजी समझ में आएगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दीज पीपल। So that is it. I hope it will cover your ग्रीक एंड रोमन का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो हमने आज डिस्कस किया है इसके बेसिस पे। फ्रॉम पेज नंबर 10 to 61 you can go through it. Then in the next sessions we'll cover Arab, Chinese, Indian scholars, specifically जो contributions हैं, and we'll continue the series. Thank you so much for watching. Have a great day and all the very best for your preparation. Give me your insights in the chat box if you are enjoying the session, and if anything else is needed from our end, please let us know about the same. Have a good day.